आज हम एक इंसान के दिमाग के अंदर एक सफर करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक नवजात शिशु जिसके लिए दुनिया बस कुछ धुंधली रोशनी और आवाजों का मेल है। वो कैसे धीरे धीरे एक ऐसा किशोर बनता है जो न्याय, भविष्य और क्या होता अगर जैसे बड़े बड़े सवालों पर सोच सकता है। ये सफर तय कैसे होता है? और इसी सफर का आप कह सकते हैं एक नक्शा दिया था स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। हमारे पास जो रिसर्च है वो इसी नक्शे को समझने में हमारी मदद करती है। अच्छा। पियाजे का सबसे क्रांतिकारी विचार शायद ये था कि बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो पैदा होने के दिन से ही अपनी छोटी छोटी प्रयोगशाला में दुनिया को समझने के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये वैज्ञानिक मतलब काम कैसे करते हैं? उनका तरीका क्या है? देखिए, पियाजे का मानना था कि हम सबके दिमाग में दुनिया को समझने के लिए छोटे छोटे खांचे या मेंटल फ्रेमवर्क्स बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने स्कीमा कहा। जैसे एक बच्चे का कुत्ते का स्कीमा हो सकता है, 4 पैर, एक पूंछ और भौं भौं की आवाज। ठीक है। अब जब वो पहली बार बिल्ली को देखता है जिसके भी 4 पैर और एक पूंछ है, तो वो उसे भी अपने कुत्ते वाले खांचे में डालने की कोशिश करता है। अच्छा। और इसी खींचतान से, इसी कंफ्यूजन से असली सीखना शुरू होता है। अच्छा, तो ये स्कीमा बदलते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। तो फिर शुरू करें इस नन्हे वैज्ञानिक के सफर के पहले पड़ाव से, जो जन्म से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। पहला पड़ाव है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, हाँ। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है और इस स्टेज का नाम ही मतलब सब कुछ बता देता है। संवेदी यानी सेंसेस और प्रेरक यानी मोटर स्किल्स। हाँ। इस उम्र में बच्चा दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों और अपने एक्शन से समझता है। सोचना दिमाग में नहीं, शरीर से होता है। ये बात मुझे मेरे भतीजे की याद दिलाती है। जब वो छोटा था तो अपनी हाई चेयर से चम्मच को दिन में 100 बार नीचे फेंकता था और हम सब परेशान हो जाते थे। तो क्या वो सिर्फ हमें तंग कर रहा था या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? वो आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था, वो अपना प्रयोग कर रहा था। वो गुरुत्वाकर्षण का अपना पहला पाठ सीख रहा था। अरे वाह! जब मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरता है। हर बार, हर खिलौने को मुंह में डालना, उसे हिलाना, पटकना, ये सब उसके लिए डेटा इकट्ठा करने जैसा है। अच्छा। क्या ये नर्म है? क्या ये आवाज करता है? इसका स्वाद कैसा है? ये सब उसके दिमाग में दुनिया का पहला नक्शा बना रहा है। अरे, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तो वो एक वैज्ञानिक की तरह परिकल्पना बना रहा था और उसे परख रहा था। बिल्कुल। और इसी स्टेज में एक और जादुई चीज होती है जिसे पियाजे ने कहा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। शुरू में अगर आप बच्चे की आंखों के सामने से कोई खिलौना हटा दें तो उसके लिए वो खिलौना दुनिया से गायब हो जाता है। सच में? हाँ, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कहावत सचमुच में सच होती है। बिल्कुल। इसीलिए पीकबू या छुपन छुपाई का खेल उन्हें इतना मजेदार लगता है। अच्छा। जब आप अपना चेहरा हाथों के पीछे छिपाते हैं तो उन्हें सच में लगता है कि आप चले गए, और जब आप वापस आते हैं तो ये उनके लिए एक सुखद आश्चर्य होता है। लेकिन धीरे धीरे लगभग 8-9 महीने की उम्र तक वो समझने लगते हैं। हाँ, वो समझने लगते हैं कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। ये एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। कमाल है। तो बच्चा अब ये समझ गया है कि दुनिया में चीजें मौजूद हैं, चाहे वो दिखें या न दिखें। अब यहाँ से कहानी आगे कैसे बढ़ती है? क्योंकि अब तो भाषा भी आने वाली है। वो तो सब कुछ बदल देती होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से शुरू होती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। जो करीब 2 से 7 साल तक चलती है। और हाँ, भाषा और कल्पना, ये 2 सुपर पावर बच्चे को इसी स्टेज में मिलती हैं। अच्छा। अब उसे किसी चीज के बारे में सोचने के लिए उसे छूने की जरूरत नहीं है। वो पेड़ शब्द का इस्तेमाल करके पेड़ के बारे में सोच सकता है या डॉक्टर खेलकर कल्पना की दुनिया बना सकता है। लेकिन हमारे सूत्रों में एक चेतावनी भी दी गई है कि इस अवस्था में सोच पूरी तरह तार्किक नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी सोच में एक तरह से एक जादू होता है। वो तर्क से नहीं, बल्कि जो दिखता है उससे सोचते हैं। जो दिखता है? हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है संरक्षण का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन। अगर आप 2 एक जैसे ग्लासों में बराबर पानी लें और बच्चे के सामने ही एक ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें,
तो बच्चा हमेशा कहेगा कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है। हाँ, क्योंकि पानी का लेवल ऊंचा दिख रहा है। एग्जैक्टली वो ये तर्क नहीं कर पाता कि पानी की मात्रा तो उतनी ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। उसकी आंखें उसके तर्क पर हावी हो जाती हैं। अच्छा। इसी तरह इस उम्र में बच्चों की सोच बहुत आत्म केंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया को हर चीज वैसी ही दिखती और महसूस होती है जैसी उन्हें हो रही है। अच्छा। जैसे अगर उन्हें कोई कार्टून पसंद है, तो उन्हें लगता है कि उनके पापा को भी उतना ही पसंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही। अच्छा, तो पूर्व संक्रियात्मक का मतलब है तर्क से पहले वाली अवस्था। वे प्रतीकों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर उन पर लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिर ये लॉजिक वाला स्विच कब ऑन होता है? वो स्विच ऑन होता है तीसरी अवस्था में, जो एक बहुत बड़ा मोड़ है। इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हाँ, जो करीब 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। जी। यहाँ मुख्य शब्द है मूर्त, यानी कॉन्क्रीट। मतलब अब वो पानी वाले ग्लास का प्रयोग समझ जाएंगे। बिल्कुल। अब उनका दिमाग ये लॉजिक समझ सकता है कि पानी की मात्रा वही है। वो चीजों को वर्गीकृत करना सीख जाते हैं, जैसे अलग अलग तरह के कुत्तों को जानवर की बड़ी श्रेणी में रखना। वो कारण और प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। उनकी सोच व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, उनका ये सारा तर्क उन चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें वो देख और छू सकते हैं, यानी मूर्त चीजों से। तो उनकी तर्क शक्ति की एक सीमा है, मतलब वो अभी भी कुछ चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, उनकी सोच अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है। अमूर्त या काल्पनिक विचारों से उन्हें परेशानी होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी। आप इस उम्र के बच्चे को लकड़ी के ब्लॉक्स देकर पूछें, अगर तुम्हारे पास 5 ब्लॉक हैं और मैं तुम्हें 3 और दूं, तो कुल कितने हुए? वो उन्हें गिनकर बता देगा कि 8 हुए। हाँ, आसानी से। लेकिन अगर आप उससे काल्पनिक सवाल पूछें, अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A और C में क्या संबंध है? तो हो सकता है कि वो उलझन में पड़ जाए। क्योंकि A, B और C कोई असली दिखने वाली चीजें नहीं हैं, वो सिर्फ प्रतीक हैं। समझ गई? तो तर्क तो आ गया है, लेकिन वो अभी भी कंक्रीट की दुनिया में ही काम कर रहा है। सही। तो फिर वो आखिरी छलांग क्या है जो हमें वयस्क सोच तक ले जाती है? वो आखिरी और सबसे उन्नत छलांग है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल? हाँ, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यहाँ सोच अपने पंख फैलाती है और कंक्रीट की दुनिया से आजाद हो जाती है। अब व्यक्ति अमूर्त रूप से, एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है। मतलब अब वो ABC वाली समस्या आसानी से हल कर सकता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये अमूर्त सोच दिखती कैसी है? ये हर जगह दिखती है। अब एक किशोर परिकल्पना कर सकता है, यानी क्या होगा अगर वाले सवाल सोच सकता है। अच्छा। जैसे क्या होगा अगर भारत में कभी मुगल आए ही ना होते? एक छोटा बच्चा इस पर शायद कुछ न कह पाए, लेकिन एक किशोर इस पर कई संभावनाएं सोच सकता है। वो भविष्य के लिए योजना बना सकता है, अपने करियर के बारे में सोच सकता है। और शायद इसीलिए इस उम्र में किशोर न्याय, समानता, राजनीति जैसे बड़े बड़े आइडियाज पर इतनी बहस करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि अब वे सिर्फ नियमों को नहीं, बल्कि नियमों के पीछे के सिद्धांत को समझ सकते हैं। वे न्याय और अन्याय जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर सोच सकते हैं। बीजगणित और दर्शन जैसे विषय अब उनके लिए संभव हो जाते हैं। संक्षेप में, ये वास्तविकता के बारे में सोचने से संभावनाओं के बारे में सोचने की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। वाह! अब वो एक वैज्ञानिक की तरह किसी समस्या को व्यवस्थित रूप से हल कर सकता है। एक परिकल्पना बनाना, उसे परखना और फिर निष्कर्ष निकालना। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें, संवेदी प्रेरक से लेकर औपचारिक संक्रियात्मक तक, तो इससे हमें क्या बड़ी तस्वीर मिलती है? इन चारों अवस्थाओं का सार क्या है? बड़ी तस्वीर यह है कि एक बच्चे का दिमाग एक वयस्क के दिमाग का छोटा या अधूरा संस्करण नहीं है। ये हर अवस्था में मौलिक रूप से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये एक सीढ़ी की तरह है और आप कोई भी पायदान छोड़ नहीं सकते। आपको पहले दुनिया को अपने शरीर से समझना होता है, फिर प्रतीकों से, फिर ठोस तर्क से, और तब जाकर आप अमूर्त तर्क की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सही बात है। और ये हमें बच्चों की गलतियों को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। जब एक 5 साल का बच्चा कहता है कि लंबे गिलास में ज्यादा पानी है, हाँ, तो वो बेवकूफ नहीं है। वो बस अपनी विकास की अवस्था के अनुसार सोच रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
पियाजे का सिद्धांत हमें बच्चों की गलतियों को विफलता के रूप में नहीं, बल्कि उनकी वर्तमान सोच के तरीके के सुराग के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें एक बेहतर माता-पिता, एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि बच्चे से क्या उम्मीद करनी है और उसे कैसे सिखाना है। बिल्कुल। ये शारीरिक सोच से प्रतीकात्मक, फिर ठोस तार्किक और अंत में अमूर्त तार्किक तक का एक वाकई अद्भुत सफर है। ये वाकई एक शक्तिशाली ढांचा है, लेकिन इससे एक सवाल भी उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारे सूत्रों में इन अवस्थाओं को विशिष्ट आयु सीमाओं के साथ बताया गया है, जैसे 7 से 11 साल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विकासात्मक समय सीमा हर संस्कृति और हर बच्चे के लिए सार्वभौमिक है? क्या एक बच्चा जो एक अलग सांस्कृतिक या शैक्षिक माहौल में पलता बढ़ता है, वो भी ठीक इसी रास्ते से और इसी रफ्तार से गुजरेगा? अच्छा। या फिर हमारा अनुभव और हमारा वातावरण इस सफर की गति और शायद मंजिल को भी बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी मनोवैज्ञानिक बहस करते हैं, और जो हमें याद दिलाता है कि इंसान का विकास एक जटिल और खूबसूरत पहेली है। ऐसे ही आसान भाषा में महत्वपूर्ण टॉपिक समझने के लिए ड्रीम टीच को जरूर सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।